सबसे पहले हम समझते हैं मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान के अंतर्गत दिया गया पहला स्टेप या पहला पॉइंट हम कह सकते हैं, जो कि है शिक्षण संबंधी उद्देश्यों का निर्धारण करना, उनका परिभाषीकरण करना। देखिए, इसकी शुरुआत हम ऐसे करें कि शिक्षण अगर एक ऐसी चीज है जो उद्देश्यों को लेकर हमेशा चलती है। आप जब भी किसी चीज को सिखा रहे हैं दूसरों को या विद्यार्थियों को, किसी भी चीज की शिक्षा यहाँ पर दी जाती है, तो उसका कारण ये होता है कि उसके पीछे कुछ उद्देश्य होते हैं। कोई भी विषय या कोई भी विषय वस्तु जब गढ़ी जाती है तो उसका उद्देश्य होता है विद्यार्थियों को किसी विशेष कार्य में निपुण करना या उस विशेष ज्ञान, उस अनुभव को विद्यार्थियों को प्रदान करना। तो ये उद्देश्य पहले ही निर्धारित हो जाते हैं। जब भी कोई विषय निर्धारित किया जा रहा है, कोई विषय वस्तु या कोई छोटा सा टॉपिक भी हो, तो हमको ये निर्धारण बहुत ज़रूरी है कि हम इस टॉपिक को पढ़ाकर या इस सब्जेक्ट के ज़रिए क्या सिखाना चाहते हैं। तो अगर ये उद्देश्य क्लैरिफाई हो जाते हैं तो यही उद्देश्य आधार बनते हैं आगे चल के कि हमने जो प्रोसेस की है, कितना हम उद्देश्यों में सफल हो पाए हैं, क्या ये विषय, क्या ये टॉपिक, क्या ये प्रश्न, क्या ये प्रक्रिया हमको वो रिजल्ट दे पाई है जो हमने निर्धारित किए थे। तो बेसिकली ये प्लानिंग है। द फर्स्ट स्टेप इज प्लानिंग। तो यहाँ पर उद्देश्य निर्धारित करना और उनको परिभाषित करना। परिभाषित करने का मतलब मैंने आपको इसके साथ ही समझा दिया है कि क्लैरिफिकेशन देना। देखिए, उद्देश्य और उसको स्पष्ट रूप से परिभाषित करना कि आखिर अगर हम कोई चीज़ पूछ रहे हैं या कोई चीज़ सिखा रहे हैं तो ये आपको किस चीज़ का ज्ञान देगी। अगर हम परिमेय संख्याओं के बारे में सिखा रहे हैं गणित में, तो इसका स्पष्ट उद्देश्य कि परिमेय संख्याएं यहाँ विद्यार्थी को क्या सिखाएंगी, उनके जरिए वो क्या क्या कर सकते हैं और उनका क्या क्षेत्र होगा। बेसिकली इसकी पूरी क्लैरिफिकेशन, पूरा परिभाषीकरण इसका होना जरूरी है कि इस टॉपिक को सिखाकर इस विषय वस्तु को किस तरह का यहाँ पर ज्ञान दिया जा सकता है और किस तरह के उद्देश्यों की पूर्ति होगी। तो बिल्कुल क्लैरिफाई पॉइंट है प्लानिंग करना बेसिकली, और उसको परिभाषित करना, उसको डिस्क्राइब करना कि ये हमारे उद्देश्य हैं। तो क्लियर हो गया होगा, मुश्किल नहीं है, बट आप इतने स्टेप से समझिए ताकि आपको बिल्कुल फिट हो जाए कि मूल्यांकन प्रक्रिया कैसे चलती है। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है यहाँ पर अधिगम अनुभवों की योजना बनाना। तो अधिगम अनुभव क्या होते हैं? देखिए, जब आप शिक्षण के उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं और निर्धारित करने के बाद उनके लिए प्रयास करते हैं, उनके लिए लग जाते हैं, तो उसके बाद ये निर्धारित करना कि उनके जरिए जो अधिगम यानी कि जो अनुभव प्राप्त होंगे, यानी कि जो शिक्षाएं या जो ज्ञान प्राप्त होगा उनके जरिए, उसकी लेकर उसकी प्लानिंग करके रखना, उसकी पूरी व्यवस्था बना के रखना कि ये बिल्कुल सही हमारे प्लान के अकॉर्डिंग, हमारे उद्देश्यों के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थितियों को लेकर योजना बनाने की बहुत आवश्यकता होती है कि एक जो भी चीज़ सिखाई जा रही है वो जब जो उद्देश्यों के अनुसार हो और इस तरह से शिक्षा प्रदान करे की जाए कि वो पढ़ने वाले के लिए रुचि पैदा करे, उसको इंस्पायर करे, उसको उस सब्जेक्ट के प्रति, उस विषय के प्रति उत्तेजना पैदा करे उसके अंदर कि मुझे ये सीखना है। तो बेसिकली इन सब चीज़ों का मैनेजमेंट अधिगम अनुभवों की योजना के अंतर्गत आता है कि हम उद्देश्यों के निर्धारित के बाद हम किन विधियों को उपयोग करें जिससे कि जो शिक्षार्थी है उसको अनुभव प्राप्त करने में, उसको सीखने में एक बेहतर मजा आए और एक अच्छे तरीके से, अच्छे दृष्टिकोण से वो चीज़ों को सीख सके और समझ सके। और ये मूल्यांकन प्रक्रियाओं में ये मुख्य रूप से आवश्यक है। तो ये यहाँ पर बताया गया है। अधिगम अनुभव के बारे में हम इसी की वजह से पूर्ण योजनाओं का निर्धारण कर सकते हैं और सीखने की प्रक्रिया को बहुत बेहतर बना सकते हैं। यहाँ अध्यापक अपनी सुविधा के अनुसार ऐसी अध्यापन स्थितियों का चयन कर सकता है जो कि अधिगम को और एक अधिगम के अनुभवों को सही दृष्टिकोण से विद्यार्थियों की तरफ ले जाएं, उनको प्रदान करें। तो ये अधिगम अनुभवों की योजना बनाना सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा, आई एम श्योर। आगे चलते हैं इसमें नेक्स्ट की तरफ। अगला है यहाँ पर आपको शिक्षण अनुभवों को उत्पन्न करते समय अध्यापक को निम्न महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, अनुभव की हमने बात की, तो उनको लेकर अध्यापक को किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए ये भी यहाँ इंपॉर्टेंट है कि जब आप जो अधिगम अनुभव उनको प्रदान कर रहे हैं शिक्षार्थियों को, उनके संबंध में क्या महत्वपूर्ण बातें याद रखें यहाँ पर। तो पहला पॉइंट है यहाँ पर, क्या सीखने की प्रक्रिया के दौरान जो अधिगम अनुभव प्राप्त हो रहे हैं वह
वह सभी शैक्षिक लक्ष्य जो हमने रखे हैं, जो निर्धारित किए हैं, उनसे संबंधित हैं भी या नहीं। यानी कि हम जो सीखने की प्रक्रिया को लेकर चल रहे हैं और जो सिखाने जा रहे हैं, उससे विद्यार्थी जो सीखेंगे, क्या ये वही चीज़ें हैं जो हमारे उद्देश्य हमने निर्धारित किए हैं, उनसे मेल खाती हैं, उनसे जुड़ी हुई हैं। तो पहला यहाँ पर यह चीज़ ली गई है। दूसरा लिया गया है कि क्या यह अनुभव शिक्षार्थी के लिए सहायक, सार्थक और संतोषप्रद हैं। तो बेसिकली जो अधिगम के अनुभव हम उनको देने वाले हैं, वो कितने सहायक होंगे उनके लिए, कितनी मदद करेंगे और कितनी उनको अंदर से सेटिस्फेक्शन देंगे। क्योंकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप विद्यार्थियों को क्या सिखा रहे हैं, इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो कितना उनके लिए उपयोगी होगा। ये बहुत ज़रूरी है, उद्देश्य के अनुसार उपयोगी होना और उनके लिए कहीं ना कहीं मन में संतोष देने वाला होना चाहिए, तभी वो उसको उतने बेहतर तरीके से सीखने के लिए और ग्रहण करने के लिए तत्पर होंगे। तो दूसरा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है कि क्या विद्यार्थियों के स्तर के अनुकूल है वो चीज़ और क्या परिपक्वता के अनुसार है। इसका मतलब ये है कि जो अनुभव आप उन्हें देना चाह रहे हैं, यानी कि जो ज्ञान उन्हें प्रदान करना चाह रहे हैं, वो क्या उनके स्तर के, अर्थात उनकी जो मैच्योरिटी का लेवल है, उनकी परिपक्वता है, उनकी उम्र, उनकी स्थिति, उनकी बौद्धिक क्षमता के अनुसार वो सही भी है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि हम उनको वो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो उनके बुद्धि के लेवल से, उनकी मानसिकता के, उनके मैच्योरिटी के लेवल से ही ऊपर है। तो ये भी आपको अश्योर करना होगा शिक्षक होने के नाते। तो शिक्षण अनुभवों का ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें काफ़ी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं बेसिकली। तो इसको आपको यहाँ पर समझना बहुत आवश्यक है। अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पर व्यवहारिक परिवर्तन पर आधारित मूल्यांकन। अब व्यवहारिक परिवर्तन पर आधारित मूल्यांकन की हम बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जब हम शिक्षण कराते हैं और उसके संबंध में जो उद्देश्य निर्धारित करते हैं, तो वह उद्देश्य कहीं ना कहीं शिक्षार्थियों को कुछ महत्वपूर्ण ज्ञान या महत्वपूर्ण अधिगम प्रदान करने के लिए किए जाते हैं। हर किसी विषय का या विषय वस्तु का जो उपयोग है वो इसीलिए किया जाता है कि वो एक निश्चित अधिगम उद्देश्य प्रदान करें। और इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है क्योंकि इसके जरिए हम विद्यार्थियों में व्यवहारिक परिवर्तन लाना चाहते हैं। व्यवहारिक परिवर्तन ही ये दर्शाते हैं कि कितना सही ढंग से व्यवहार में जो परिवर्तन आया है और कितना परिवर्तित हुए विद्यार्थी। तो यही एक पैमाना होता है कि शिक्षा के जो उद्देश्य हैं, जो अधिगम दिए के अनुभव दिए गए हैं, वो सही दिशा से चले हैं। तो यहाँ पर ये बात इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि जो बालक का ये व्यवहार होता है वो कई तरह के पक्षों से संबंधित हो सकता है। ये चाहे बाहरी भी हो सकता है या आंतरिक हो सकता है। इसका मतलब ये है कि जब हम शिक्षक विद्यार्थी को कुछ सिखा रहे हैं, मान लीजिए हम इसको गणित सिखा रहे हैं और गणित में लॉजिक के बारे में सिखा रहे हैं, तो क्या विद्यार्थी लॉजिक को सही ढंग से समझ पाया है? क्या तर्क उसको समझ में आया है? क्या तर्क शक्ति क्या होती है? तार्किक शक्ति की उपयोगिता कैसी होती है? क्या वो तर्क शक्ति को गणित में ही उपयोग कर सकता है या तर्क शक्ति को और भी कहीं उपयोग कर सकता है? और अगर वो इसका उपयोग सही ढंग से सीखा है, वो समझ गया है, तो किस तरह से उसके व्यवहार में परिवर्तन आए हैं? क्या आप ऐसी एक्टिविटीज़ वगैरह उसको करते हुए देख सकते हैं जिसमें वो अपने तर्क का इस्तेमाल कर रहा है, जो कि शायद वो पहले ना करता हो? तो क्या उसकी तार्किक समझ बेहतर हो गई है? तो ऐसी चीज़ें हम अश्योर करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये व्यवहारिक परिवर्तन विद्यार्थी में आए हैं, जो विषय वस्तु या जो टेक्निक के ज़रिए आपने उसको सिखाया था, उसके बाद उसमें उसको सीखने के बाद व्यवहारिक परिवर्तन आए हैं। इसको एक सिंपल एग्जांपल से अगर हम समझें कि अगर आप छोटी सी चीज़ किसी को साधारण तौर पर भी सिखाते हैं, किसी को हमने गाड़ी चलाना सिखाया, तो गाड़ी चलाने के लिए हमने जो टेक्निक इस्तेमाल की, जो तरीके सिखाए और उनको ज्ञान दिया, और फिर जब वो व्यक्ति गाड़ी चलाता है, तो ये चीज़ समझना कि क्या वो गाड़ी चला पा रहा है, मतलब एक तरह से क्या क्रिया की प्रतिक्रिया हुई, तो हमको ये समझ में आ जाता है कि अगर वो चला पा रहा है और उसके जो सिम्टम्स दिख रहे हैं, जो परिवर्तन उसमें देखने मिल रहे हैं, अब ये तो फिजिकल हो जाएंगे, लेकिन यहाँ हम व्यवहारिक बात करते हैं क्योंकि गणित पूरा की पूरा मानसिक है। तो जो कुछ भी होगा मानसिक परिवर्तन ही होंगे आपको देखने मिलेंगे। तो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको रिलेट कर रहा हूँ कि बेसिकली जो आप करने जा रहे हैं उससे क्या रिजल्ट हुए हैं, उसका क्या रिएक्शन हुआ है, ये इसमें आइडेंटिफाई किया जाता है। अब ये बाहरी और आंतरिक का मतलब ये है कि या तो ये इंटरनल हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि खुद की समझ, सोच, आत्मविश्वास, काफ़ी चीज़ों से ऐसी होती हैं जो व्यक्तिगत होती हैं, उसमें परिवर्तन चीज़ें हो सकती हैं, या फिर बाहरी तौर पर कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम उपयोग करना सीख जाते हैं, कोई फिजिकल चीज़ों का हो, किताबों का हो,
टूल्स का उपयोग करना हो, तो कुछ भी ऐसा हो सकता है जो वो परिवर्तित हो सकता है। पर परिवर्तन को आइडेंटिफाई करना मूल्यांकन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही ये दर्शाता है कि जो उद्देश्य हम लेके चले थे किसी चीज़ को लेकर, उसको जो अनुभव दिए गए हैं विद्यार्थी को, वो सही कितने पहुंचे हैं उस तक, उसके परिवर्तनों से ही हम ये आइडेंटिफाई करते हैं। आगे इसमें यहाँ पर बताया गया कि विद्यालय में जो भी विषय वस्तु है या जो भी पाठ पढ़ाए जाते हैं, उसका उद्देश्य होता है बच्चों के भावनात्मक, संज्ञानात्मक और क्रियात्मक, ये 3 पक्ष होते हैं जिन पर मेन फोकस किया जाता है। भावनात्मक को लेकर मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। भावनाएं बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आजकल इमोशन कंट्रोल बच्चों को सिखाया जाता है, इमोशन को डायरेक्शन देना सिखाया जाता है। बिकॉज अगर वो अपने इमोशंस को सही ढंग से डायरेक्शन दे पाएंगे तो वो लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपने इमोशन को समझें और अपनी भावनाओं को सही ढंग से इस्तेमाल करें, क्योंकि भावनाएं इंसान को प्रेरित करती हैं किसी लक्ष्य तक पहुंचने में, कुछ अच्छा कर जाने में। तो ये यहाँ पर बताया गया है, इसलिए ये एक उद्देश्य रखा गया है कि जो इन पूरी प्रक्रिया का। अगला है तो ये भावनात्मक इंपॉर्टेंस को हमने समझा उद्देश्य के। इसके बाद संज्ञानात्मक की बात करें, संज्ञानात्मक मतलब कॉग्निटिव, तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। आज जो बच्चा देख रहा है या जो हम आज देखते हैं, पूर्व के ज्ञान को कैसे उससे जोड़ते हैं और कैसे आज की और पूर्व के ज्ञान की उत्तेजनाओं का उपयोग करके, उसके ज्ञान का उपयोग करके और अपनी ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करके बेसिकली हम किस तरह से चीज़ों को सीखते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कि हम पुराना ज्ञान, नया ज्ञान सबको जोड़ जाड़ के कैसे सीखते हैं। तो इस पर भी मेन फोकस किया जाता है कि इस एबिलिटी को बच्चों में बहुत ज़्यादा कनेक्ट किया जाए, क्योंकि अगर वो ऐसा करना सीख जाते हैं तभी वो किसी सही ज्ञान तक पहुंच पाते हैं। और क्रियात्मक पक्ष यानी कि करके देखना जो वाली बात होती है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज यू शुड अंडरस्टैंड कि क्रियात्मक मतलब इसीलिए आजकल करके ज़्यादातर ऐसी चीज़ें करवाई जाती हैं जो कि कहीं ना कहीं बच्चों को करके सिखा सकें। प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ ज़्यादा उनको फोकस दिया जाता है, ये उनका एक एंगल रखा जाता है इसके लिए, ताकि उसका भी विकास हो सके। तो 3 उद्देश्य जो हैं इनको मुख्य रूप से जोड़ा गया है इस चीज़ में, और ये बाहरी भी हो सकते हैं, आंतरिक हो सकते हैं, और छात्रों की शिक्षा जो होती है उससे बहुत ज़्यादा संबंधित होते हैं, क्योंकि इसमें कई तरह के परिणामों के हम आंकड़े एकत्रित करते हैं इन चीज़ों से रिलेटेड, और फिर उसके रिकॉर्ड हम रख सकते हैं और उन रिकॉर्ड्स का उपयोग कर सकते हैं भविष्य में कई प्रकार के सुधारों को करने के लिए। तो कहीं ना कहीं इन तीनों ही एबिलिटियों से संबंधित आप जो भी रिकॉर्ड रख सकते हैं, उससे आकलन मूल्यांकन में एक बेहतर डायरेक्शन मिलता है। तो ये 3 स्टेप आपको बिल्कुल क्लैरिफाई होनी चाहिए जो मैंने आपको यहाँ पे समझाई हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आप फ्री एजुकेशन को प्रमोट करें, इन वीडियोस को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को। थैंक यू, टेक केयर।